हेलो दोस्तों, जय हिंद। एसटीडी केएन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने ऐतिहासिक काल से लेकर के स्तंभ लेख तक के टॉपिक को कवर कर लिए थे। तो चलिए हम अब आगे की टॉपिक को देखते हैं। विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन। भारत आने वाले यूनानी यात्री। भारत आने वाले विदेशी यात्री में यूनानी यात्री प्रमुख है। कौन सा यात्री? यूनानी यात्री प्रमुख है। इन्हें हम 3 भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। कितने भाग में? 3 भाग में। पहले देखिए, सिकंदर से पहले के भारत आए लेखक। जो सिकंदर से पहले जो भारत आया था उस लेखक का वर्णन। चलिए अब इसको हम देखते हैं विस्तार से। पहला देखिए, हेरोडोटस। यह सिकंदर के से पहले आया था भारत में। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की है। हेरोडोटस ने किसकी रचना की है? हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की है और इतिहास का इसे पिता भी कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, टेसियस। यह ईरानी सम्राट जेरेक्सस का वैद्य था। किसका वैद्य था? जेरेक्सस का। इसने सिकंदर के पूर्व के भारतीय समाज के संगठन, रीति रिवाज, रहन सहन इत्यादि का वर्णन किया है। किसका वर्णन किया है इसने? रीति रिवाज, रहन सहन का वर्णन किया है। सिकंदर से पूर्व का भारत कैसे था, उसी का समाज के संगठन में रीति रिवाज, रहन सहन इत्यादि का वर्णन किया है। सिकंदर के साथ भारत आए लेखक। देखिए उस समय जब सिकंदर के भारत पर आक्रमण करने के लिए आए थे तो उस समय कौन कौन से लेखक आए थे? पहला देखिए, निर्याकस है, एक है। दूसरा है आपका आनेक्सिक्रिट। तीसरा है अरिस्टोबुलस। ये तीनों लेखक भारत पर आक्रमण के समय आए थे। किस समय आए थे? भारत पर आक्रमण के समय आए थे। ये तीनों लेखक जो है ना भारत पर आक्रमण के समय आए थे। तीसरा देखिए, सिकंदर के बाद भारत आए लेखक। सिकंदर के बाद कौन कौन सा भारत आया था? देखिए पहला है आपका मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस समय शासनकाल में भारत आया। किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये भारत आया था। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? बताइए आप लोग। देखिए इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। दूसरा है आपका डायमेकस। यह भी जो है ना सीरिया के नरेश एंटियोकस का राजदूत था, जो कि अशोक के शासनकाल में आया था। डायमेकस किसके शासनकाल में आया था? अशोक के शासनकाल में। और ये किसका राजदूत था? यह एंटियोकस का राजदूत था। एंटियोकस कहाँ का राजा था? सीरिया का राजा था। डायनोसियस, यह भी सीरिया के एंटियोकस का राजदूत था। डायनोसियस भी देखिए किसका? सीरिया के राजा जो था, जिसको कि नरेश भी कहते हैं, एंटियोकस का राजदूत था। यह भी अशोक के शासनकाल में आया था। डायनोसियस भी जो है ना अशोक के शासनकाल में आया था। अशोक के शासनकाल में कौन कौन आया था? डायमेकस आया था और डायनोसियस। कि भारत आने वाले चीनी यात्री। भारत आने वाले विदेशी यात्री में चीनी यात्री भी प्रमुख थे। कौन? चीनी यात्री भी इसका प्रमुख था भारत आने में। देखिए जो है पहला आए थे चीनी यात्री फाहियान। ये 399 ईस्वी में भारत आया। यह भारत में 399 ईस्वी में आया और 414 ईस्वी तक रहा। फाहियान भारत आने वाला पहला चीनी यात्री था। कौन? फाहियान जो है भारत आने वाला कौन सा चीनी यात्री था? पहला चीनी यात्री था। पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान था, जो कि भारत आया था, जिसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आया था। सॉरी, इसने देखिए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, इसने होना चाहिए यहाँ पे, जिसने लिखा गया। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसे कि विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, उसके दरबार में आया था। विक्रमादित्य का मतलब होता है सूर्यवीर। अब तक के इतिहास में 14 शासकों को जो है ना विक्रमादित्य की उपाधि मिल चुका है। उस समय के भवन एवं कौड़ी की चर्चा की है। इसके पुस्तक का नाम फौकोकी है। क्या? फौकोकी है। देखिए फाहियान ने क्या किया था अपने पुस्तक में? भवन और कौड़ी की चर्चा की है। इसके पुस्तक का नाम है फौक्योकी। किसकी? इसकी पुस्तक का क्या नाम है? फौक्योकी। दूसरा आता है सुंगयून। यह 512 ईस्वी में भारत में आया। यह 512 से 513 ईस्वी तक भारत में आया।
इसने बंगाल व बिहार के तत्कालीन राजनीति, आर्थिक एवं धार्मिक स्थितियों का वर्णन किया। किसका किसका? तत्कालीन भारत के तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन किया। किसने किया? सुंग यून ने। ये देखिए बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था बहुत करीबन आई थिंक 2016 या 17 के बीपीएससी में 16 या 17 के बीपीएससी में ये क्वेश्चन पीटी में पूछा गया था। सुंग यून कि भारत में कब आया था? ये 512 ईस्वी में भारत में आया था। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हुएनसांग ये 329 ईस्वी में, यह हर्षवर्धन के समय आया। किसके समय आया था हुएनसांग? हर्षवर्धन के समय आया। इसने 13 साल भारत में निवास करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय, देखिए हुएनसांग का पिक्चर यही है, देखिए हुएनसांग है, ये हुएनसांग है। ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। क्या? अध्ययन और अध्यापन दोनों किया। हुएनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। इसे नीति का पंडित भी कहा जाता था। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित भी कहा जाता है इसको। कुछ समय हर्ष के दरबार में रहा। यह जो है ना हर्ष के दरबार में कुछ समय रहा। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसकी पुस्तक क्या है? सीयूकी। इसकी पुस्तक जो है ना सीयूकी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सीयूकी किसकी रचना है, तो किसकी हो जाएगी यह? बताइए किसकी रचना हो जाएगी सीयूकी? हुएनसांग की। किसकी? हुएनसांग की रचना हो जाएगी सीयूकी। हुएनसांग की रचना क्या होगी? सीयूकी। इसे विश्वविद्यालय में अध्ययन तथा अध्यापन दोनों किया। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। कुछ समय हर्ष के दरबार में रहा। इसे ने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। हर्ष को किसकी उपाधि से विभूषित किया है? शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया है। इसकी पुस्तक सीयूकी है। चौथा देखिए इत्तीसंग, यह 673 ईस्वी में आया। यह चीनी बौद्ध यात्री था जो कि नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा और अपने साथ त्रिपिटकों की 400 प्रतियां लेके गया। ये चीन जो है ना अपने साथ इत्तीसिंह आया था यहाँ यात्री नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए, और ये अपने साथ जो है ना त्रिपिटकों की 400 प्रतियां अपने साथ चीन लेके गया। अब देखिए इब्न बतूता और टालमी, ये दोनों का वर्णन भारत के विषय में क्या क्या किया है, कहा है। इब्न बतूता यह मोरक्को का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का रहने वाला था। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। कितना किलोमीटर यात्रा? 7000 किलोमीटर यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? रेहला। क्या है इसकी पुस्तक का नाम? रेहला। टालमी, इसने भूगोल को परिभाषित किया। टालमी ने भूगोल को क्या किया? परिभाषित किया और बताया कि विश्व मानचित्र कैसे बनाया जाता है। टालमी ने भूगोल को परिभाषित किया और बताया कि विश्व मानचित्र कैसे बनाया जाता है। टालमी एक गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, भूगोल वेत्ता, ज्योतिषी और कवि थे। इन्होंने जियोग्राफिका की रचना की। किसकी रचना की है? जियोग्राफिका की। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की है। प्लिनी ने किसकी रचना की है? नेचुरल हिस्ट्री की। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की है। देखिए मार्को पोलो, मार्को पोलो चीन का यात्री, हालांकि ये चीन का था ही नहीं, लेकिन ये चीन के भ्रमण पे गया था। मार्को पोलो वेनिस गणराज्य में जन्मे थे। कहाँ जन्मे थे? वेनिस गणराज्य में जन्मे। यह एक इतालवी व्यापारी, खोजकर्ता एवं लेखक था। इसे क्या व्यापारी भी था, ये व्यापार भी करता था, खोज भी किया और लेखक भी था। मार्को पोलो ने
24 वर्षों के दौरान अपने किसी भी पूर्ववर्ती यात्री की तुलना में लंबी यात्राएं की और सिल्क रोड यानी कि रेशम मार्ग की खोज के साथ चीन और मंगोलिया पहुँचे। कहाँ पहुँचे? रेशम मार्ग की खोज के साथ चीन और मंगोलिया पहुँचे, जहाँ वे कुबुलाई खान के विश्वासी बन गए। किसके खान के विश्वासी बन गए? कुबलाई खान के। कुबलाई खान के ये लोग विश्वासी बन गए। इसने सिल्क रोड की सिल्क मार्ग की खोज की, जिससे कि हम चीन और मंगोलिया पहुँचे खोजते हुए, और वहाँ जाकर वो कुबलाई खान के विश्वासी बन गए। किसका विश्वासी बन गया? कुबलाई खान का। 24 वर्ष तक ये रहा पूर्ववर्ती यात्रा की। कितने? 24 वर्ष के दौरान अपने किसी भी पूर्ववर्ती यात्री की तुलना में लंबी यात्राएं की है। देखिए, उनके यात्रा अनुभव की कहानी पर आधारित पुस्तक मार्को पोलो की यात्रा को बड़ी सफलता मिली। आधारित पुस्तक है जिसको इसकी यात्रा को बड़ी सफलता मिली। मार्को पोलो एक इतालवी यात्री है जिन्होंने 1288 और 1292 ईस्वी के दौरान पांड्य साम्राज्य के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। किसके शासनकाल में? तो पांड्य साम्राज्य के शासनकाल में। पांड्य राजवंश जिसे मदुरई पांड्य राजवंश जिसे मदुरई के पांड्या के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिण भारत का एक राजवंश था जो 3 जातीय तमिल वंशों में एक था। पांड्य राजवंश जिसे मदुरई के पांड्या के रूप में भी जाना जाता है, मदुरई के पांड्या के रूप में भी जाना जाता है इसको। ये दक्षिण भारत का एक राजवंश था जो 3 जातीय तमिल वंशों में से एक था। अन्य 2 चोल और चेरा थे। ये 3 जातीय में से एक था, जो कि अन्य 2 कौन था? चोल और चेरा थे। तीनों राजवंशों के शासकों को तमिल देश के 3 ताज शासक के रूप में संदर्भित किया गया था। तीनों राजवंश के शासक को तमिल देश के 3 राज शासकों के रूप में संदर्भित किया गया था। वर्तमान समय के दक्षिण भारत और श्रीलंका के बड़े हिस्से मदुरई के अधीन थे। वर्तमान समय दक्षिण भारत के वर्तमान समय के दक्षिण भारत और श्रीलंका के बड़े हिस्से मदुरई के अधीन संपार्श्विक शाखाओं के मध्य से सहित व्यापक क्षेत्रों पर उस समय पांड्यों ने शासन किया। कौन? पांड्यों ने शासन किया। मदुरई पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। मदुरई किसकी राजधानी थी? पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। मदुरई जो है पांड्य साम्राज्य की राजधानी थी। भारत आने वाले मुस्लिम यात्री अल मसूदी, यह 1957 ईस्वी में भारत आया। कब भारत आया अल मसूदी? 1957 ईस्वी में भारत आया। यह बगदाद का रहने वाला था। अल मसूदी कहाँ का रहने वाला था? बगदाद का। इसने इराक, भारत, एशिया माइनर, सूडान, चीन, आर्मेनिया, तिब्बत देशों का भ्रमण किया। इसकी पुस्तक महरुल जहान, जिसे कि सोने की घास का मैदान में अपनी यात्रा को उल्लेख किया है। जिसे कि महरुल जहान को सोने की घास का मैदान कहते हैं। अपनी पुस्तक यात्रा का उल्लेख किया है। देखिए, मानसून शब्द का वर्णन इसने ही किया था। किसने किया था मानसून शब्द का वर्णन? अल मसूदी ने पहली बार मानसून शब्द का वर्णन किया था। देखिए, अल मसूदी, यही है अल मसूदी।
अल मसूदी अपने कार्यों में इतिहास और वैज्ञानिक भूगोल को जोड़ने वाले पहले अरब लेखक थे। अल मसूदी जो है इतिहास वैज्ञानिक भूगोल को जोड़ने वाले पहले अरब लेखक थे और इस तरह उन्हें अरबों का क्या कहा गया, हेरोडेटस के रूप में सम्मानित किया गया। मसूदी एक विपुल लेखक था और कहा जाता है कि उन्होंने 34 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। कितना? 34 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना अखबार अल जमान, समय का इतिहास, किताब अल अबसा, मध्य की पुस्तक एवं अन्य पुस्तकें हैं। देखिए अल मसूदी का पूरा नाम है आपका अल मसूदी का पूरा नाम अबू अल आसान अली इब्न अल हुसैन अल मसीदी। इतना बड़ा नाम है अल मसूदी का, देखिए ये तो याद भी नहीं रहेगा। अल मसूदी का पूरा नाम अबू अल आसान अली इब्न अल हुसैन अल मसीदी। यह अरब का विद्वान था जो कि 10वीं शताब्दी में भारत आया था। चलिए दूसरा मुस्लिम यात्री का वर्णन देखते हैं। अल बेरूनी, ये अल बेरूनी यह 1024 से 1030 ईस्वी में भारत आया, यानी कि 1024 में और 1030 ईस्वी तक यह भारत में रहा। यह गजनबी के साथ सोमनाथ आक्रमण के समय भारत आया। अल बेरूनी महान गणितज्ञ एवं ज्योतिषविद था जिसने 4 जातियों का उल्लेख करते हुए शूद्रों की सबसे बृहद वर्णन किया है। देखिए इसने 4 जाति का उल्लेख किया है जिसमें सबसे ज़्यादा शूद्र का वर्णन किया है। इसकी पुस्तक का नाम है तहकीके हिंद। इसे किताबुल हिंद भी कहा जाता है। तहकीके हिंद का अर्थ होता है भारत की खोज। अपनी पुस्तक में इन्होंने तत्कालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक और आर्थिक स्थिति का चित्रण किया है। किसका? तत्कालीन भारत की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति का चित्रण किया। कौन? अल बेरूनी ने। अब तीसरा भी मुस्लिम यात्री को देखते हैं कि इसने भी भारत का किस प्रकार से वर्णन किया है। अब्दुल रज्जाक, यह फारस का रहने वाला था, विजयनगर काल में आया था। इसका पुस्तक मतला साहिन है। यह कृष्ण देवराय के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? ये कृष्ण देवराय के दरबार में आया था। फारस का रहने वाला था अब्दुल रज्जाक, विजयनगर से काल में आया था। इसका पुस्तक मतला साहिन है। यह कृष्ण के दरबार में आया था, कृष्ण देवराय के दरबार में आया था। चलिए अब साहित्यिक स्रोत के विषय, इतिहास के विषय में जानते हैं। लिखित स्रोत को साहित्य स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। पहला देखिए गैर धार्मिक स्रोत, इसका संबंध जो है ना किसी भी धर्म से नहीं रहता है। उदाहरण अर्थशास्त्र, इसका उदाहरण था एक अर्थशास्त्र जो कि गैर धार्मिक स्रोत है। देखिए धार्मिक स्रोत, इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है। दूसरा है गैर ब्राह्मण, वैसा स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है, उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। धार्मिक स्रोत में क्या, इसका संबंध किसी न किसी धर्म से रहता है, उसे धार्मिक स्रोत कहते हैं। गैर ब्राह्मण, वैसा स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता, उसे गैर ब्राह्मण कहते हैं। जैन साहित्य, यह प्राकृतिक भाषा में मिले हैं। जैन साहित्य किस भाषा में मिले हैं? प्राकृतिक भाषा में। इन्हें आगम कहते हैं। उदाहरण में देखिए 12 अंग, 12 उपांग, आधारांग सूत्र, भागवती सूत्र, कल्प सूत्र आदि पुराण, ये सब जैन धर्म के किताबों का रचना है जैन धर्म में। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में मिला है। किस भाषा में? पाली भाषा में। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानी है। किसमें 200 कहानी का वर्णन किया गया? जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के। ललित विस्तार में देखिए, ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी है। ललित विस्तार में क्या है? महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी। किसमें? ललित विस्तार में। 200 कहानी कहाँ मिला हुआ है? जातक ग्रंथ में। इसमें कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं।
अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। किसमें? 16 महाजनपद की चर्चा किसमें है? अंगुत्तर निकाय में। देखिए, बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक को क्या कहा गया? बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक त्रिपिटक है, जो कि 3 पुस्तकों का समूह है। पहला देखिए सूत पिटक है, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। सूत पिटक यह सबसे बड़ा पिटक है, इसे बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? इनसाइक्लोपीडिया। किसे? सूत पिटक को। सबसे बड़ा पिटक कौन है? सूत पिटक। इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? सूत पिटक को। विनय पिटक यह सबसे छोटा पिटक है, इसमें बौद्ध धर्म की प्रवेश की चर्चा है। किसमें? बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा किसमें है? विनय पिटक में। अभिधम्म पिटक इसमें महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। दार्शनिक विचारों की चर्चा किसमें है? अभिधम्म पिटक में। प्रवेश की चर्चा किसमें है? विनय पिटक में। बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहते हैं? सूत पिटक को। सबसे बड़ा पिटक सूत पिटक है। चलिए थोड़ा टॉपिक वेद का भी देख लेते हैं। वेद की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। देखिए, ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? धेत्री कहा जाता है। ऋग्वेद के ज्ञानी को धेत्री। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है ऋग्वेद का? कौस्तिकीय और ऐतरेय। ऋग्वेद का उपवेद क्या हुआ? किसे कहते हैं? आयुर्वेद को। आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? प्रजापति। सामवेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? उद्गाथा। किसे? उद्गाथा कहा जाता है सामवेद के ज्ञानी को। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? पंचवीस। उपवेद क्या है इसका? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? नारद। यजुर्वेद के ज्ञानी को अदर्यु। ब्राह्मण ग्रंथ तैतरेय और सतपैत। उपवेद धनुर्वेद, ज्ञानी विश्वामित्र। अथर्ववेद ज्ञानी ब्रह्मा। गोपद ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है इसका? अथर्ववेद का गोपद। उपवेद क्या है? शिल्पवेद। ज्ञानी क्या है? विश्वकर्मा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग वेद को कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक करें। आप लोग लाइक करेंगे तभी तो मोटिवेशन मिलेगा और फिर नेक्स्ट कंटेंट को हम लोग बनाएंगे। शेयर और लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने की कोशिश किया जाता है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।